हाँ जी, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी जीएसटी की पहली क्लास फॉर्मली। अभी तक जो 40 मिनट की क्लास हुई है वो इन अ वे बस इधर उधर की डिस्कशन चल रही थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड टैक्सेशन। अच्छा, आपको इतना तो पता ही होगा, सीए इंटर के अंदर आपके इन टोटल कितने हैं? 8 पेपर हैं। इन टोटल देयर आर गोइंग टू बी 8 पेपर्स। मुझे जल्दी से बताओ, टैक्सेशन का जो पेपर है हमारा, वो ग्रुप नंबर 1 में फॉल करता है या ग्रुप नंबर 2 में फॉल करता है? सर ऑब्वियसली आप पढ़ा रहे हो अभी, तो ग्रुप नंबर 1 में फॉल करता है। और ग्रुप नंबर 1 में भी ये हमारा जो पेपर है, दिस इज पेपर नंबर 4। ग्रुप 1 का हमारा कौन सा पेपर है? ये पेपर नंबर 4। यानी जब आपकी डेट शीट आएगी तो ये ग्रुप 1 का आखिरी पेपर होगा देने वाला आपका इनकम टैक्स का। ठीक है जी। अब फाउंडेशन में क्या होता था? फाउंडेशन में आपके दो कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स होते थे। सर कैसे? दो कैटेगरी ये होते थे कि पहले आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, बोले तो अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ और बीसीआर, ये आपके टोटली डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे। और जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 यानी बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर, और बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके, ये दोनों प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते थे। यस और नो? ठीक है जी। अब इंटर के अंदर क्या है? इंटर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई पेपर प्योरली ऑब्जेक्टिव होगा। इंटर के अंदर आउट ऑफ द 8 पेपर्स, आईसीआई ने बोला है 4 पेपर ऐसे होंगे, टोटल 8 में से 4 पेपर हमारे ऐसे होंगे जो जिसके अंदर 30% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये आठों पेपर की बात नहीं कर रहा, दो पेपर ऐसे ग्रुप 1 में होंगे, दो पेपर ग्रुप 2 में होंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो ये 30-70 रूल के अंदर आएंगे? 30-70 मतलब 30% ऑब्जेक्टिव, 70% डिस्क्रिप्टिव। ग्रुप 1 में एक तो आपका आएगा पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज वाला पेपर 30-70 में आएगा, और दूसरा आएगा हमारा टैक्सेशन वाला पेपर। तो पहले तो याद रखना, टैक्सेशन पेपर इज वन ऑफ दोज पेपर्स जो अपना आता है 30-70 रूल के अंदर। 30% पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। सर ग्रुप 2 में कौन कौन से होंगे? ग्रुप 2 में ऑडिट 30-70 में आएगा, और ईआईएस एंड एसएम नाम का एक सब्जेक्ट होगा, वो इसमें आएगा। तो अभी बात करते हैं टैक्स की। सर इसका मतलब 30% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मजे हो गए। जैसे हम यहां पर पेपर दे के आते थे, और आप सबका मैंने जितना फीडबैक सुना, इकोनॉमिक्स का पेपर आप सबका बहुत बढ़िया गया। मैंने जितना पूछा बच्चों से, सारे बच्चे बहुत खुश थे। क्यों? इकोनॉमिक्स में ना टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं सीधा टेक्स्ट में से। तो होता क्या है, बच्चे बड़े आसानी से पेपर कर लेते हैं। अब ध्यान देना, ऑल्दो यहां पर इन चारों सब्जेक्ट्स में 30% ऑफ द पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया है, बट यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल सिंपल सेम टू सेम प्रोविजन पूछ लिया। आपके मेनली केस सिनारियो बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा पूरा का पूरा। तो यहां पर भी कहीं पर भी 30% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप करने के बावजूद आईसीआई ने ऐसा नहीं है कि अपने पेपर का लेवल डाइल्यूट कर दिया। पेपर का लेवल आज भी कॉन्सेप्चुअल है, जैसा आईसीआई का पेपर, जैसे सीए का पेपर होना चाहिए। सीए का पेपर भाई कुछ एक लेवल तो डिजर्व करता है ना, पेपर का लेवल वही का वही है। फर्क सिर्फ इतना आया है क्योंकि 30% पेपर अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। वो जो बच्चे होते थे ना जिनको पेपर आता होता था मगर जिनका पेपर पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि पेपर बड़ा लेंथी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर करने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आपको कुछ लिखना तो है नहीं, कोई रीजनिंग नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। वैसी सेम ओएमआर शीट मिलेगी आपको। ओएमआर शीट के अंदर आपको आंसर मार्क करना है। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हाँ, 70% पेपर के लिए आपको अलग से शीट मिलेगी। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में जैसे पूरा सॉल्यूशन करते हो वैसे करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका पेपर अब छूट जाएगा, वो वाली चीज नहीं रहेगी। मगर आप ये भी मत समझना कि एमसीक्यू के अंदर बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में आया करते थे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे, यहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अब एग्जामिनर के पास 30-70 पैटर्न की वजह से स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बढ़ गया। पहले वो ना बहुत लिमिटेड टॉपिक्स को टच कर पाता था क्योंकि उसको पेपर में डिस्क्रिप्टिव पूछता था तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछना पड़ता था। अब वही सवाल जो 3-4 मार्क्स में पूछता था वो अब आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आते हैं, यस। यहां पर अपार्ट फ्रॉम 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर वो कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। साथ साथ आईसीआई ने एक नया सिस्टम शुरू किया है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, जिसका नाम है केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस। केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका बचपन छोड़ो, अभी फाउंडेशन में बीसीआर के पेपर के अंदर जैसे आपका वो आता था ना, एक अनसीन पैसेज टाइप आ जाता था। अनसीन पैसेज, पूरा 1-1.5 पेज की कहानी चल रही है और फिर नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बचपन निकाल दिया इंग्लिश के पेपर में ये करते करते। सेम वे में यहां पर क्या होगा, हमारी लगभग 1 पेज की केस स्टडी होएगी। किसी एक पर्सन के बारे में बताया जाएगा, वो ये करता है, वो ये वाला काम भी करता है, उसने ये सर्विस दी, ये सर्विस रिसीव करी। फिर इस एक केस स्टडी में से 3-4 या फिर कई केसेस में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1, 2-2 मार्क्स के। तो रादर देन ईच क्वेश्चन बीइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, आपके अब एक केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गया है, जहां पर सेम असेसी की इंफॉर्मेशन है, सेम पर्सन की इंफॉर्मेशन से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ऑल्दो 30% ऑफ द पेपर इज ऑब्जेक्टिव, बट दैट मेक्स अ पेपर कॉन्सेप्चुअल रादर देन इजी इन नेचर। लेवल सेम रहेगा, पढ़ने का तरीका सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कोई अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बट हां यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली होगा। एक चीज है जो फाउंडेशन के मुकाबले बहुत अच्छी है, फाउंडेशन में दोनों पेपर में जहां पे ऑब्जेक्टिव थे वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी थी, याद है? नेगेटिव मार्किंग, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मगर वो गलत हो गया तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। यहां पर भला करे आईसीआई वालों का, नेगेटिव मार्किंग उन्होंने नहीं रखी। दैट इज वन प्लस पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट जरूर करेंगे हम, बिना इस डर के कि अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अटेम्प्ट पक्का पक्का करेंगे हम, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया हमारा पेपर पैटर्न क्या हो गया। अब अगली बात डिस्कस करते हैं, वाई इज टैक्स इंपॉर्टेंट, वाई इज टैक्स सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप सब ने अपने सीनियर से कभी बात करी हो तो हर कोई टैक्स की बहुत बात करता है। अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के टच में, अगर आपके फैमिली के अंदर नोन में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने वहां पर भी सुना होगा, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता मिलता है टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। किन कारणों की वजह से ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये इंपॉर्टेंट है? पहले बात करते हैं प्रैक्टिकली क्यों इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, फिर बात करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। प्रैक्टिकली बात करें, आज की डेट में जैसे ही आप एक सीए स्टूडेंट बन जाते हैं या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई कर जाते हैं, दुनिया की हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको टैक्स तो आता ही होगा। आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी, आप में से काफी सारे बच्चे, जैसी फैमिली में कोई रिश्तेदार आता है आपके घर में और पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा सीए कर रहा है, तो वो आपसे कई बार टैक्स के बारे में कुछ अपनी डिस्कशन करने बैठ जाते होंगे। बेटा मैंने ना एक प्रॉपर्टी बेची है, बेटा मैंने ना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बेटा मैंने किसी से पैसे रिसीव करने थे, चेक की जगह मैंने ऐसे कर लिया। दुनिया बिना सोचे समझे आपसे टैक्स के सवाल पूछने लग जाती है, क्योंकि दुनिया की एक्सपेक्टेशन है हमसे कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, टैक्स तो इनको आता ही होगा। क्यों? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिन्होंने काइंड ऑफ मोनोपोली बना लिया टैक्सेशन फील्ड में। ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन के अंदर लॉयर काम नहीं करते, देयर आर लॉयर्स जो काम करते हैं टैक्सेशन फील्ड में, देयर आर कंपनी सेक्रेटरी या सीएम में जो टैक्स फील्ड में काम करते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। 95% से भी ज्यादा, मैं बोलूंगा इनफैक्ट 99% जो मार्केट के अंदर टैक्स का काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रखा है। तो काइंड ऑफ मोनोपोली है हमारी टैक्सेशन के काम में, बीट जीएसटी, बीट इनकम टैक्स, एंड दैट इज वाई दुनिया की हमसे एक्सपेक्टेशन है कि इन्हें टैक्स आता होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपको टैक्स नहीं आता, तो आप अपनी भी बेइज्जती कराते फिरोगे और इंस्टीट्यूट की भी बेइज्जती कराते फिरोगे। देर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होता क्या है, वो सीए करने के बाद अब किसी और फील्ड में चले जाते हैं, अकाउंटेंसी फील्ड में चले जाते हैं, या अपना कोई बिजनेस करना लग जाते हैं, या शेयर मार्केट की फील्ड में चले जाते हैं। मगर दुनिया इतनी जालिम है, दुनिया उनसे अभी भी एक्सपेक्ट करती रहती है कि उन्हें टैक्स आना चाहिए। अगर एक आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन भी है ना, उसको पकड़ के भी लोग कहेंगे यार कैसा सीए है यार, तेरे को टैक्स के बारे में नहीं पता। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिस वजह से प्रैक्टिकली टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी चलो दुनिया की एक्सपेक्टेशन हमसे। दूसरी चीज, आज आप सीए बनने के बाद जॉब में जाते हो या मैं एक मिनट के लिए मानता हूं आप प्रैक्टिस में जाते हो, दोनों ही केसेस में टैक्स की नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आज आप जॉब टैक्सेशन फील्ड में नहीं करते, ऑडिट फील्ड में करते हो,
फोरेंसिक ऑडिट में करते हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स का रेफरेंस आ जाएगा। तो किसी भी फील्ड की जॉब हो, टैक्सेशन की नॉलेज हमें चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू, आज की डेट में चाहे कोई छोटी फर्म है, कोई मिड साइज फर्म है, या कोई बिग फोर टाइप बड़ी फर्म है, हर तरह की फर्म का मेजर शेयर टैक्सेशन प्रैक्टिस से आता है। तो अगर मैं पैसे की बात करूं, कल को फ्यूचर में भाई यही पैसा कमा के देने वाला है। दैट इज वाई टैक्स सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है प्रैक्टिकली। दुनिया की भी हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमें टैक्स आना चाहिए, और हमारी खुद की भी रिक्वायरमेंट है कि कल को हमने प्रैक्टिस में, टैक्स एक ऐसी चीज है जो हमें कमा के देने वाला है। फिर सर ये तो बड़ी दूर की बातें हो गई, हम सीए बनेंगे, दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करेगी। सर अभी की बात करो, अभी हमने बात करनी है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। सर अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 18-20 साल के, अभी बताओ अभी टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, अभी आप कौन सी स्टेज पर हो, सीए इंटर की स्टेज पर हो, और इसके बाद अगली स्टेज कौन सी है आपकी, सीए फाइनल। सीए इंटर लेवल पे आपके 8 सब्जेक्ट में से पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का है, जिसके अंदर 100 मार्क्स की वेटेज है टैक्स की। सीए फाइनल के अंदर, सीए फाइनल के अंदर मैं आपको बताऊं, अलग से पेपर है, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स का यानी इनकम टैक्स, और अलग से पेपर नंबर 8 है इनडायरेक्ट टैक्स का। 100 मार्क्स का पेपर इनकम टैक्स का है, 100 मार्क्स का पेपर वहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। तो 2 पेपर है वहां पर साथ साथ। आपके फाइनल के अंदर एक पेपर आता है इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर आपको पेपर नंबर 5 है ना, वो खुद चूज करना पड़ता है, पेपर नंबर 6 है शायद वहां पर, जो चूज करना पड़ता है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में से एक सब्जेक्ट आप अपने आप चूज करते हो। उसके अंदर भी मेजॉरिटी बच्चे आज की डेट में क्या चूज करते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज करते हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है, बाउंडेशन नहीं है, बट 5 में से अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज किया तो 100 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के जोड़ दो। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आप अभी इस समय जो बैठे हो ना, 8 पेपर आपको कहां पर देने हैं, सीए इंटर में देने हैं, 8 पेपर आपको सीए फाइनल में देने हैं। 1600 मार्क्स के पेपर अभी आपको देने हैं, जिसमें से 400 मार्क्स के पेपर तो आपके टैक्स के ही हैं। अगर आप ध्यान से देखो, 100 मार्क्स का पेपर आपका सीए इंटर लेवल पे है, और 300 मार्क्स के पेपर सीए फाइनल पे हैं। यानी एज अ स्टूडेंट भी मैं अगर आपको बोलूं, टैक्स सब्जेक्ट को इग्नोर करके कोई स्टूडेंट सीए बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1600 मार्क्स में से 400 मार्क्स के पेपर तो टैक्स से रिलेटेड है। तो एक स्टार्टिंग में मैंने टैक्स के बारे में आपको बताने से पहले बताया, एज अ प्रैक्टिस, एज आफ्टर यू क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी टैक्स इंपॉर्टेंट है, एंड बिफोर यू क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स किए बिना हम पास नहीं हो सकते मेरे भाई। ठीक है जी। तो अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, टैक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक आधा डाउट ले लूं आगे बढ़ने से पहले। 2 डाउट आए हुए हैं। कशिश पूछ रहे हैं सर जॉब में और प्रैक्टिस में क्या होता है, मतलब प्रैक्टिस में क्या होता है, लोग प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है। कशिश का भी ये है सर, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा एग्जांपल लूं। आज आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई छोटी मोटी कोई हुआ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। एक तरीका है, आप किसी बड़े से हॉस्पिटल के पास चले जाओ, फोर्टिस हॉस्पिटल में चले जाओ। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर आपको हर तरह के डॉक्टर मिलेंगे। वो क्या फोर्टिस हॉस्पिटल उन डॉक्टर्स का है, नहीं, वो डॉक्टर जॉब कर रहे हैं वहां पर। फोर्टिस हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, अपोलो बोल लो, फोर्टिस बोल लो, वहां पर जो डॉक्टर मिलेंगे वो जॉब कर रहे हैं। दूसरी चीज हो सकती है, आपके घर के पास एक डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा है, अपने क्लिनिक में काम करता है। तो जो डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है, हम बोलेंगे वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, और जो डॉक्टर जॉब कर रहा है फोर्टिस में, वो जॉब कर रहा है। सेम गोज विद चार्टर्ड अकाउंटेंट। देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो क्या करते हैं, किसी दूसरी फर्म के अंदर जॉब करते हैं, मतलब वो उस फर्म के ओनर वो खुद नहीं होते हैं, दे आर एम्प्लॉय, क्लाइंट उस फर्म के होंगे, काम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, बदले में सैलरी मिलेंगे। एंड देन देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कहते हैं हम जॉब नहीं करेंगे, हम खुद की प्रैक्टिस करेंगे, यानी खुद का ऑफिस खोलेंगे। तो वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, या तो इंडिविजुअली सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह, या 3-4 और सीए को ढूंढकर एलएलपी बना लेते हैं, या पार्टनरशिप फर्म। जब आप खुद काम करते हो तो आप अपने ट्रेड नेम के अंदर उसे प्रैक्टिस बोलते हैं, जब किसी और फर्म के अंदर जो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हो तो उसे जॉब बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये इसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस मतलब एसेंशियली काम सेम होगा,
काम सेम होगा, यहां पर नौकरी कर रहे हो, यहां पर अपना काम कर रहे हो, यहां पर क्लाइंट खुद का होगा, क्लाइंट से फीस मिलेगी। जॉब वाले केस में क्लाइंट से फीस तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे एम्प्लॉयर को मिलेगी, तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड जॉब। हाँ जी, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब सर ये तो हमने समझ लिया टैक्सेशन का पेपर कैसे होता है, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे बताओ सर, टैक्स थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? सर पहले तो हमें ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने बोला ना सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो ये बताओ। ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं बच्चे क्योंकि कुछ बच्चों की थ्योरी बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, और कुछ बच्चों का उल्टा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिकल जितना मर्जी करा दो, थ्योरी मत कराओ, थ्योरी सुनते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। फाउंडेशन में भी आधे से ज्यादा बच्चे हैं लॉ सुनते ही लॉ, मतलब लॉ समझ पूरा आता है सर, पर लिखते समय हमसे लिखा नहीं जाता, अकाउंट्स करा लो हमसे। कुछ बच्चे उल्टे होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर लॉ जितना मर्जी लिखवा लो, ये मैथमेटिक्स हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, ये अकाउंटेंसी हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। दैट इज वाई सबसे पहले मैं आपके सामने एड्रेस कर दूं, टैक्स थ्योरी पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है। देखो अभी तक आपने ना जितनी पढ़ाई करी है 12th क्लास तक और फाउंडेशन तक, आपको दो तरह के पेपर मिलते हैं। एक होते हैं प्योर प्रैक्टिकल पेपर और एक होते हैं प्योर थ्योरी पेपर। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, अकाउंटेंसी इज प्योरली अ प्रैक्टिकल पेपर। अकाउंटेंसी की आपकी फाउंडेशन में तो फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी आती थी, अब जहां तक मुझे पता है अब तो बिल्कुल ही थ्योरी आनी बंद हो जाएगी, आएगी भी तो ऑप्शन में निकल जाएगी। तो अकाउंटेंसी प्योरली प्रैक्टिकल पेपर है जहां पर आपको सम्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ोगे, जिसकी क्लास आज थी मगर हुई नहीं, अभी मेरे बाद होएगी, वो भी प्योरली प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है जी। सिमिलरली आप सेकंड ग्रुप में जाओगे, एडवांस्ड अकाउंटेंसी नाम का पेपर आएगा वहां पर, वो भी प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और एफएम नाम का एक सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे कि लॉ। लॉ के अंदर कभी भी सम आता है, कोई आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, बैलेंस शीट बनी हो, कुछ आपको ना प्योर लॉ के क्वेश्चन, लॉ में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक केस स्टडी दे रखी होती है, उस केस स्टडी के ऊपर आपको कमेंट करना होता है कि ये पर्सन सही कह रहा है या ये पर्सन सही कर रहा है। बट आपको आंसर तो थ्योरी फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, प्रोविजंस ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ केस और लास्ट में कंक्लूजन। सिमिलरली आपके जो सेकंड ग्रुप में ऑडिट का पेपर आएगा और जो ईआईएस और एसएम का पेपर आएगा, ये दोनों भी थ्योरी बेस्ड पेपर होंगे। तो अभी तक मैंने 8 में से 7 पेपर लिखवाए, 4 पेपर आपके प्योरली प्रैक्टिकल। अच्छा, एफएम के साथ साथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आएगा, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, बट प्राइमरली वो भी कौन सी कैटेगरी में आता है, थ्योरी में आता है। ठीक है जी। अब जरा बात करें, अब जरा बात करें सर, हमारा इन दोनों केसेस में टैक्स कौन सी फील्ड में सेट होता है? टैक्स प्योर प्रैक्टिकल की उसमें जाएगा या थ्योरी फील्ड में जाएगा? मजे की बात यह है, जो टैक्सेशन पेपर है हमारा, वो ना तो प्योरली प्रैक्टिकल है ना ही प्योरली थ्योरेटिकल है। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों में से कुछ तो होगा ना, दोनों कैसे हो सकते हैं? आज आज मेरी क्लास के बाद ना आप एक काम करना, आप एक बार आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर जस्ट एक टैक्स का पेपर डाउनलोड करके देखना। डाउनलोड करने में क्या जा रहा है, इसी बहाने आईसीआई की वेबसाइट के दर्शन भी कर लोगे। आधे बच्चे तो फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, टैक्स आईसीआई की वेबसाइट नहीं गए होते, एक रजिस्टर करते समय गए होते हैं बस एसएसपी पोर्टल पे, कभी वेबसाइट के भी दर्शन कर लो। वेबसाइट पे जाना, पेपर डाउनलोड करना है एक बार। कशिश और हर्ष, मैं आपका क्वेश्चन एक बार देखूंगा, अभी मेरे को पहले जो चीज समझा रहा हूं वो समझाने दो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं एक बार आप पेपर देखोगे, पेपर में आपको इस तरह से न्यूमेरिकल फिगर आपको हो सकता है पहले क्वेश्चन के अंदर ही एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिला हुआ बना हुआ मिले, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इंफॉर्मेशन होगी और आगे फिगर्स दे रखी होंगी, आंसर भी बिल्कुल वैसे होंगे। आपको एक बार के लिए लगेगा ये टैक्स का पेपर है या अकाउंटेंसी का पेपर है। पता है क्यों? क्योंकि बात करूं मैं इनकम टैक्स की, जो कि हमारा 60 मार्क्स का होने वाला है, इसके अंदर हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें किसी पर्सन की इनकम निकालनी होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है। तो यहां पर भी क्या होता है, हमारे सामने ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें उसकी क्या निकालनी है, इनकम। जस्ट लाइक जैसे आप क्या करते थे, अकाउंटेंसी के अंदर किसी फर्म का प्रॉफिट निकालते थे, किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालते थे। तो सर ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना? नहीं, समझो मेरी बात। अकाउंटेंसी के अंदर जब आप एक सवाल को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हो।
आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हो कि अकाउंटेंसी में मैंने उससे पैसे लेने थे, उससे पैसे लेने की जगह मैंने उसे क्रेडिट कर दिया तो अब डेबिट करूंगा। मतलब कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं अकाउंटेंसी के जो आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आप उन रूल्स को देकर कॉमन सेंस लगाते हो और ट्रीटमेंट करते हो। कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपने जैसा क्वेश्चन क्लास में ना भी कर रखा हो तब भी आप कर लेते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉमन सेंस पे चलता है। यहां पर एक एक स्टेप जो आप करोगे ना, इट हैज टू बी बैक्ड बाय लॉ। इनकम टैक्स जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया, तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, जस्ट लाइक दीज एक्ट्स, इनकम टैक्स एक्ट भी तो एक लॉ है हमारे देश में, ये भी तो पार्लियामेंट ने पास किया है। सिमिलरली जीएसटी का भी तो सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले यहां पर लॉ पढ़ना है जो इन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, और फिर इन एक्ट के अंदर जो लॉ लिखा है वो प्रैक्टिकली सवाल के अंदर अप्लाई करना है। यानी अनलाइक अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी जहां पर आप अपनी कॉमन सेंस लगाकर कोई ट्रीटमेंट करते हो, यहां पर कॉमन सेंस नहीं चलेगी। एवरीथिंग हैज टू बी बैक्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। आपने अगर पीएनएल की डेबिट साइड में कोई चीज लिखी है तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंदर ये चीज है जिस वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं। आपने अगर पीएनएल की क्रेडिट साइड में किसी चीज को लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा है कि इस इनकम को टैक्सेबल करना है। यानी यहां पर एक तरह से क्या है, जस्ट लाइक लॉ पढ़ोगे तो आप एक एक्ट, मगर उसका इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन क्या करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करोगे। दैट इज व्हाई आई से दिस इज नाइदर अ प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नॉर अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट, बिकॉज जस्ट लाइक लॉ यू हैव टू स्टडी द लॉ, सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, उसके प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। बट जस्ट लाइक अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, यहां पर क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। द ओनली डिफरेंस इज क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको प्रोविजंस ऑफ द लॉ लगानी है। ठीक है जी सर, क्या सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे? कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड। मतलब वहां पर वैसे ही होगा, मिस्टर राम मिस्टर श्याम इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बताओ ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो उसका आंसर वैसे लिखेंगे, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट, फैक्ट्स ऑफ केस एंड आंसर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे आंसर बड़े शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रहेंगे। यहां पर मेनली क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट चेक करता है। बट प्योर थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। 1-2 चैप्टर है जहां से प्योर थ्योरी क्वेश्चन, प्योर थ्योरी का मतलब आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो, इसको एक्सप्लेन कर दो 4 मार्क्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे इंटर लेवल पे नहीं आते, ऐसे सवाल आपके बीकॉम में आएंगे। बीकॉम में भी टैक्स होगा ना, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, डिपेंडिंग ऑन जोन सी भी यूनिवर्सिटी से तुम बीकॉम कर रहे हो, वहां पर भी टैक्स आता है, वहां पर भी जीएसटी आता है, वहां पर थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। हम इंटर वाले बच्चे हैं, सीए इंटर वाले, हमारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल आए या केस स्टडी बेस्ड आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल नेचर के होंगे, मगर उन क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ना हमें लॉ है। दैट इज वाई इट इज, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, याद है? फाउंडेशन में पढ़ा था क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे या क्वाजाई, वो तुम्हें पता, तुम कैसे प्रोनाउंस करते हो। तो आई कैन से टैक्स इज अ क्वाजाई प्रैक्टिकल पेपर एंड क्वाजाई थ्योरेटिकल पेपर। क्वाजाई का मतलब क्या होता है, क्वाजाई मतलब पूरी तरह से नहीं, क्वाजाई प्रैक्टिकल है, क्वाजाई थ्योरेटिकल है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट सवाल ये है, आपने ये तो बता दिया हमें टैक्स पेपर किस तरह का है, मगर आपने जिस तरह से बताया हमें ये पता लग गया। अब अगली चीज बताओ, हाउ डू वी स्टडी दिस, हाउ डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? आपने ये तो बता दिया प्योरली थ्योरेटिकल भी नहीं है, प्योरली प्रैक्टिकल भी नहीं है, बट हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक बार एक आधा डाउट ले लूं मैं। सर विनय सर प्रैक्टिस में, इसका मतलब वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होगा? वो सोल प्रोप्राइटर में नहीं है, उनके 3-4 पार्टनर्स हैं। तो ही इज इनटू पार्टनरशिप फर्म, he has a partnership firm in which he is one of the partners and there are 2 or 3 other partners as well. मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सोल पार्टनरशिप में करते हैं या पार्टनरशिप फर्म में करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी क्यों नहीं बनाते, वो जैसे जैसे आप सी इंटर में जाओगे आपको पता लग जाएगा। व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू नॉट मेक कंपनीज फॉर ऑडिट, कंपनीज एक्ट में मना कर रखा है, इसलिए पार्टनर या तो वो फर्म बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं, या फिर क्या करते हैं, अपना क्या कहते सोल पार्टनरशिप में करते हैं। सर हमारा कोई लेक्चर स्किप हो जाता है तो हम वो दोबारा देख सकते हैं। हर शायद आपने लेट ज्वाइन करा है, मैंने पूरा डिटेल में बताया बैकअप किस तरह से मिलेगा। आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन, आप बाद में स्टार्टिंग वाली क्लास देख लेना।
बैकअप की प्रोविजन, आप चाहे जीडी में हो या लाइव में हो, आपको बैकअप के प्रोविजन दे रखे हैं टिल योर अटेम्प्ट। सर बुक्स कब तक आएंगी? नकुल अगेन मैंने थोड़ी देर पहले आंसर किया था इसको कि बुक्स नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग तक आ जाएंगी आपको। और अगर कोई बच्चा एकेडमी के आसपास रहता है तो वो पहले ही कलेक्ट कर सकता है, जैसी आपकी बुक्स प्रिंट होके आ जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, आपको बता दिया जाएगा ग्रुप के थ्रू। ठीक है जी, चल सकता हूं आगे। चलिए, हाउ डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, अब आगे बात करते हैं। टैक्स पढ़ने के दो तरीके हैं, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं। पहला तरीका यह है, क्योंकि टैक्स के अंदर प्रोविजंस हैं, पहला तरीका बड़ा सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली प्रोविजंस बताता चला जाऊं कि भाई इस सेक्शन के अंदर ये लिखा है, इस सेक्शन के अंदर ये लिखा है, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाता चला जाऊं। मगर इस तरीके में दिक्कत पता क्या होगी, अनलाइक योर फाउंडेशन का सिलेबस, अगर आप में से किसी बच्चे को फाउंडेशन का सिलेबस ज्यादा लग रहा था तो भाई इंटर का तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूं, पहली क्लास में क्या सुनहरे सपने दिखाऊंगा आपको, फाउंडेशन के मुकाबले इंटर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, और इंटर के मुकाबले फाइनल का बहुत ज्यादा है, फाइनल का उससे भी ज्यादा है। तो अब आप अगर प्रोविजन मगअप करने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो आपने लॉ फाउंडेशन लेवल पे कैसे पढ़ी, समझ के पढ़ी, रट्टा मार के पढ़ी, लैंग्वेज रटी, अपनी लैंग्वेज लिखी, आई डोंट नो, बट एक चीज यहां पर बोल रहा हूं, अगर आप प्रोविजंस पढ़ो, उनको याद करने की कोशिश करो, 3 या 4 दिन के अंदर प्रोविजन दिमाग में से साफ हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे? यहां पर ये तो है नहीं कि प्रोविजन रट के एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं, प्रोविजन अभी मैंने समझाई, यहां तो प्रोविजन पढ़ने के बाद उन्हें क्वेश्चन में यूज करना है, रियल सिचुएशन में यूज करना है। तो ये वाला जो तरीका है ना, मैं तुम्हें प्रोविजन बताता चला जाऊं, चलो बेटा आज हम सेक्शन 4 करेंगे, आज हम सेक्शन 10 करेंगे, आज हम सेक्शन 15 करेंगे, आई डोंट वांट दिस मेथड। मैं क्या करूंगा आपके सामने, मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन लॉ बनाते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, पास पार्लियामेंट करती है, पॉलिटिशियंस करते हैं, जो आपने और मैंने चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में, बट असली में लॉ ड्राफ्ट करने का काम किसका होता है? जो आईआरएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो लॉ ड्राफ्ट करते हैं। तो ये जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ ड्राफ्ट करने वाले हैं, ये भी तो लॉ बनाते समय कुछ ना कुछ सोचते होंगे, हर सेक्शन के पीछे कोई ना कोई सोच होती होगी। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, हमें इस सोच पे अटैक करना है। सर कैसे? आपको पढ़ाते समय मैं क्या करूंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट का, इनकम टैक्स का या जीएसटी का, जैसे अभी जीएसटी चल रहा है, मैं पहले आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, ये एक्ट कैसे बना हुआ है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या वर्ड्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले मैं वो पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। ठीक है जी, वो टैक्स काम कैसे करता है। फिर रादर देन टेलिंग यू प्रोविजन कि इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये चीज टैक्सेबल है, ये चीज टैक्सेबल नहीं है, मैं आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट करूंगा। मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, स्टोरीज सुनाऊंगा। मैंने आपके सामने एक कहानी क्रिएट कर दी, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर लॉ मेकर हो, लॉ बनाने वाले हो, तो बताओ आप लॉ कैसे बनाओगे। दिस इज हाउ वी विल स्टडी इन द एंटायर क्लास। मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा, तभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोल दिया कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको मुझे चैट के थ्रू बताना है। क्या सवाल पूछूंगा? ऑब्वियसली आपको लॉ पता नहीं है, मगर मैं सिचुएशन क्रिएट करके बोलूंगा कि हाँ भाई तुम मुझे बताओ यहां पर क्या होना चाहिए था। जैसे आप में से, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने विक्रम और बेताल नाम का एक सीरियल आता था, एक जमाने में DD1 पे आता था, पता नहीं आपने, आपकी जनरेशन ने देखा है या नहीं। वहां पे विक्रम और बेताल में भी क्या होता था, एक विक्रम होता था, एक बेताल उसकी गर्दन पे लटका रहता था, वो कहानी सुनाता था उसको, विक्रम को, और लास्ट में उससे पूछता था इस कहानी में किसने सही किया, किसने गलत किया, और फिर विक्रम जवाब देता था। सेम चीज यही होगा, मैं तुम्हारा बेताल हूं, तुम्हारी गर्दन पे आके अटक गया हूं, तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि भाई क्या करना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या बकवास बात कर रहे हो, हम 18-20 साल के बच्चे हैं, हम लॉ मेकर की तरह कैसे सोच सकते हैं? लॉ मेकर तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। बिलीव मी, जब मैं आपको सिचुएशन दूंगा, जो आपके दिल से आवाज निकलेगी कि ऐसा होना चाहिए, लॉ में वही लिखा होगा। वो अलग बात है, किसी सेक्शन में लिखा होगा, किसी क्लॉज में लिखा होगा, वो हमें याद रखना पड़ेगा, बट लॉ बड़ा केयरफुली बनाया जाता है, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। तो रादर देन मी टेलिंग यू प्रोविजंस, मैं तुम्हें प्रोविजंस बताऊं, तुम रटते चले जाओ, पता ही ना हो ये प्रोविजन लाया क्यों गया, ज्यादा लंबे समय याद नहीं रहेगा। आपको अगर उस प्रोविजन के पीछे लॉजिक समझ में आ गया कि इस प्रोविजन लाया क्यों गया है, बिलीव मी,
आपको सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखना होगा, वो प्रोविजन जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, क्योंकि वो कहानी आपको याद रहेगी। तो दिस इज माय मेथड ऑफ टीचिंग। मैं आपको हर सिचुएशन क्रिएट करूंगा, नो डाउट इस सिचुएशन के अंदर इस तरीके से मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। शायद टाइम, जो चीज मैं 10 मिनट में समझा सकता हूं, शायद 10 की जगह 15 मिनट लग जाएंगे, बट जो 5 मिनट में एक्स्ट्रा खर्च करूंगा कहानी सुनाने के लिए, दैट इज वर्थ इट। क्लास में अगर मैं कोई कहानी सुना रहा हूं ना, इधर उधर की बात कर रहा हूं, डोंट थिंक मैं टाइम पास कर रहा हूं। जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ी है मुझसे, उन्होंने देखा होगा मैं क्लास में बहुत कहानियां सुनाता हूं, मगर हर कहानी का सब्जेक्ट से कुछ लेना देना होता है। सेम गोज विद टैक्स, कहानियां भरपूर मात्रा में सुनाऊंगा तुम्हें, मगर हर कहानी को सब्जेक्ट से लिंक करने का एक कारण है। क्लास लास्ट में एग्जाम में वो कहानियां याद आएंगी, वो आपको याद आएगा अच्छा सर ने यहां पर ये चीज सुनाई थी। दैट इज माय मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है जी, तो हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे यहां पर बिल्कुल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सर हमारी टोटल कितने घंटे की क्लासेस रहेंगी। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर मैं आपको बताऊं, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जीएसटी की क्लास अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स की रहेगी हमारी। 35 से 36 लेक्चर्स लगते हैं इफेक्टिवली। ब्रेक वगैरह देने के बाद, मैं ब्रेक को कैलकुलेट नहीं कर रहा, ब्रेक वगैरह देने का 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट, इस तरह की क्लास हमारी हो पाती है। तो हमारी 100 आवर्स की क्लासेस हो पाएंगी। 100 के 105 भी हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, नीचे नहीं आएगी। सिमिलरली इनकम टैक्स की क्लास हमारी अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूं 180 घंटे की होगी। 180 घंटे बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो टोटल जो हमारी क्लासेस होंगी वो अप्रोक्सीमेटली 280 आवर्स की है, जो मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड है। इसीलिए हम डेली क्लास करेंगे। एंड सही बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां टाइम पास करने के लिए आया हूं इसलिए 280 घंटे। ये सब्जेक्ट 280 घंटे डिजर्व करता है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट में मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए किताब में जो चीज लिखी है फिर से उसको लिखवाने बैठ जाऊंगा। कुछ लोग जान के अपनी क्लासेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो चीज जो किताब में लिखी है फिर से लिखवाना शुरू कर देते हैं। हर चीज आपकी बुक में दे रखी होगी, समझाने में आपको 280 घंटे लगाऊंगा मैं। तो जितनी कहानियां, जितने रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने एनकाउंटर करे हैं अपने ईवाई के एक्सपीरियंस में, वो सब आपको क्लास में ज्ञान बांट के जाऊंगा। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका हो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है जी, पहली बार में हम उस टॉपिक की डिटेल में जाएंगे। और बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारी तरह की टैक्स प्लानिंग्स भी होती हैं। तो किसी सेक्शन के अंदर कोई लूप होल रह गया, वो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि देखो ये लैंग्वेज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, जिस वजह से लोग प्रैक्टिकली इस तरह से टैक्स प्लानिंग करते हैं। वो टैक्स प्लानिंग नो डाउट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगी, बट जहां जहां मुझे लगेगा टैक्स प्लानिंग प्रैक्टिकल लाइफ में जो होती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको साथ साथ देता चला जाऊंगा। अब ये तो हो गया हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका। नो डाउट इस क्लास में पढ़ने के तरीके के साथ साथ हम कॉन्सेप्चुअली बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। मगर अगली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का है, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ें, हमें साथ साथ उस सब्जेक्ट का एग्जाम भी तो देना है। यस और नो? आज की डेट में हमारे देश में दिक्कत यह है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना और एग्जाम में पढ़ना दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार लिमिटेड टाइम होता है, तो एग्जाम भी देना है आपको। एक सेकंड रुकना, आई एम नॉट गिविंग ब्रेक, 1 मिनट रुक जाओ यार, मेरी ना पानी की बोतल खत्म हो गई। जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अब हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना। मैं आपको कारण बताता हूं। अगर आप सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं, हो सकता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, हो सकता है आप रैंक ले जाएं, मगर अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, आपको टैक्स में वो प्रोविजन क्यों है क्यों नहीं है वो नहीं आता, तो बड़ी दिक्कत है। ये दिक्कत पता है कब आएगी? मार्क्स तो ले लोगे, अपने आसपास दोस्तों में तो वाहवाही कर लोगे कि अरे फलाना बंदा पहली बार में पास हो गया, इसके टैक्स में इतने मार्क्स आ गए, मगर जब जॉब इंटरव्यू में जाओगे ना, जॉब इंटरव्यू में आपके वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, जॉब इंटरव्यू में बड़ी बेइज्जती करेंगे। मैं तो खुद बता रहा हूं, क्योंकि ईवाई में रहकर मैंने खुद बहुत सारे जॉब इंटरव्यू लिए हैं। तो हम जैसी जॉब इंटरव्यू में मार्क्स होते थे ना, जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे होते थे टैक्स के अंदर, तो
उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करते थे एंड बिलीव में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते थे जो हो सकता है रैंक होल्डर हो, मगर उन्होंने ना सिर्फ प्रोविजंस मगअप किए होते थे, प्रोविजन सिचुएशन बेस्ड समझे नहीं होते थे। वो प्रोविजन क्यों लाया गया, उस सिचुएशन को रियल लाइफ में कैसे लगाना है, लोग उस प्रोविजन को कैसे मिसयूज करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता था। तो उस वजह से क्या होता है, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपने पढ़ा है, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, कल को जब जॉब में जाओगे या कल को जब क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे एक बात बताओ, क्लाइंट आज की डेट में टैक्स भरवाने के लिए पैसे थोड़ा देगा तुम्हें फीस। क्लाइंट फीस तभी देगा ना जब तुम कोई टैक्स प्लानिंग करके उसका टैक्स बचाओ। अगर तुम उसका टैक्स ही पे करवाए जा रहे हो, वो कहेगा तुमसे अच्छा मैं किसी और से ही करवा लूंगा अगर टैक्स पे करना है। तो चाहे जॉब हो या अपनी खुद की प्रैक्टिस हो, उस केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो मार्क्स विदाउट कॉन्सेप्ट इज ऑफ नो यूज। सर हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मार्क्स आए या ना आए ये भी मत करना। ऐसा मत करना कि सर हम तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, मार्क्स जितने मर्जी आए। मार्क्स भी हमारे बहुत जरूरी है, मैं बताता हूं क्यों। ये हमारी जो आसपास दुनिया है, हमारे आसपास जो सोसाइटी है, वो हमें जज करती है हमारे मार्क्स के बेसिस पे। मैं सच्ची सच्ची एक बात बताता हूं आपको, आपके साथ मेरी बात करते करते मुझे लगभग 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। मैंने 8:15 बजे क्लास शुरू करी थी, 1 घंटा 10 मिनट हो गए आपके साथ बात करते करते। मैंने आपको बताया कि बेटा मैंने क्या कहते हैं ईवाई से ये करी थी, ट्रेनिंग करी थी, मेरे को जीएसटी का एक्सपीरियंस है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा बहुत अपना एकेडमिक के बारे में बता दूं। मेरा सीए जो आपका फाउंडेशन है ना, उस जमाने में सीपीटी हुआ करता था। सीपीटी में मेरी ऑल इंडिया 5th रैंक थी, पूरे देश में 5th रैंक की। सीए इंटर के अंदर उस जमाने में उसे आईपीसीसी बोलते हैं, मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक थी। साथ साथ मैंने सीएस भी स्टार्ट करी थी, सीएस की फाउंडेशन में मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक थी, सीएस की इंटर में मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक थी। तो दिस इज माय एजुकेशन बैकग्राउंड। सीए फाइनल में रैंक नहीं थी मगर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर था। अब मैंने जैसे ही आपको ये अपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपको एक अंदर से फीलिंग आने लग गई कि यार इस इंसान की ऑल इंडिया रैंक है, बिग 4 के अंदर ये आर्टिकल कर चुका है, विदाउट इवन नोइंग कि मुझे कॉन्सेप्चुअली नॉलेज है या नहीं है। आपको एक तसल्ली सी होने लग गई कि यार पढ़ा लिखा सा लग रहा है ये इंसान। यस और नो। मैं आपकी परसेप्शन की बात बता रहा हूं कि मार्क्स लेने जरूरी क्यों है। मैंने आपको अब बताया मेरे ऑल इंडिया 5th रैंक थी, ऑल इंडिया 6th रैंक थी। आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि इस इंसान को आता होगा। आपने चेक नहीं करा अभी मेरे को कि मेरे को कॉन्सेप्चुअली आता है या नहीं आता, बट पहले ही मेरे मार्क्स सुन के आपके दिमाग में। अच्छा ऑन दी अदर हैंड मैं आते आपको बोलूं ये बेटा मेरे को ना आता तो बहुत कुछ है कॉन्सेप्चुअली, मेरे को बहुत कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप में से किसी बच्चे ने पूछ लिया सर अपने सीए इंटर में मार्क्स बताना टैक्स में, और मैं आपको बोल दूं मेरे बेटा 42 मार्क्स थे। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे लिखवा लो, अभी अगली क्लास में नहीं आओगे। आप कहोगे चलो भाई चलो, इसके खुद के तो 42 मार्क्स हैं, ये हमें क्या मार्क्स दिलवाएगा। यस और नो, सच्ची सच्ची बताना, यस और नो। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, वैसे असली में मेरे सीए इंटर के अंदर 87 मार्क्स थे, जहां तक मुझे याद है 85 87 मार्क्स थे। अब जैसे ही मैंने आपको बोला मेरे टैक्स में 87 मार्क्स थे, अब आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया, यार इसके खुद के 87 मार्क्स आए थे तो अब इसको टैक्स आता होगा। दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया हमें हमारे मार्क्स के बेसिस पे जज करती है। जैसे तुम इस समय मुझे मेरे मार्क्स के बेसिस पे जज कर रहे हो, तुम्हें भी तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना विदाउट मार्क्स लेना यह भी बेकार है, और सिर्फ मार्क्स लेना विदाउट कॉन्सेप्चुअली पढ़ना यह भी बेकार है। क्योंकि मार्क्स ले लोगे कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो जॉब इंटरव्यू में जाके बेइज्जती कराओगे, रिजेक्ट होके आ जाओगे। और कॉन्सेप्ट सारा भरा हुआ है, मार्क्स नहीं है, तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें जज करने बैठ जाएगी। तो हमें दोनों चीजें लेनी है, दिस इज दी हार्श रियलिटी। तो सर क्लास में कैसे पढ़ेंगे वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये बताओ सर एग्जाम के अंदर हमारा क्या जुगाड़ करोगे, एग्जाम में मार्क्स कैसे लेंगे वो डिस्कस करना है। तो एक बार पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया, आप हमारी क्लासेस के अंदर कैसे डिस्कस करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करूंगा। आप एक चीज नोट करना, मैं जो आपको बुक प्रोवाइड करूंगा, अभी मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने नोट्स देखे हैं या नहीं देखे, जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर काफी सारे ब्लैंक स्पेसेस मिलेंगे आपको, खाली बॉक्सेस बने हुए मिलेंगे। जिन बच्चों ने फाउंडेशन मुझसे पढ़ी हुई है उनको तो पता ही होगा, फाउंडेशन की किताब में भी बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस देता था मैं, इंटर में तो बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस होंगे। ये ब्लैंक स्पेसेस प्रिंटिंग एरर नहीं हो गया, इन ब्लैंक स्पेसेस में मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं वो नोट डाउन कराऊंगा।
एग्जाम ओरिएंटेड अगर हमें इस सेक्शन के अंदर क्या जगह पर आईसीआई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, या फिर मान लो हमने प्रोविजन पढ़ा, उसका एक फ्लो चार्ट फॉर्म के अंदर मैंने उसको समरी बनवा दी, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सर ये तो हो गया, चलो क्लास के समय आपने समझा दिया, हमें नोटिंग करा दिया एग्जाम ओरिएंटेड। बिलीव मी, आप में से काफी सारे बच्चों की आदत होगी अपनी बुक को साफ सुथरा रखने की, साफ सुथरा रखेंगे, वो करेंगे। टैक्स की किताब आपकी साफ सुथरी नहीं रहेगी। टैक्स की किताब में ऑलमोस्ट हर पेज पे मैं नोटिंग करा दूंगा, तो आपकी टैक्स की किताब तो मैं पुरानी करा ही दूंगा, इतनी नोटिंग कराऊंगा मैं आपको। और नोटिंग वो नहीं कि जो चीज लिखी हुई है उसी को नोट डाउन कराता रहूंगा। एग्जाम में जिन जिन चीजों पे आज तक एग्जामिनर ने कंफ्यूजन क्रिएट करी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो लिखवा दूंगा। जहां पर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कंफ्लिक्ट कर रहा है वो चीज वहां लिखवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में वो सारी चीजें रिकॉल करनी आसान हो जाए। अगर मैंने कोई कहानी सुनाई, उस कहानी को शॉर्ट में मैं लिखवा दूंगा, ताकि एग्जाम में एकदम वो एक लाइन पढ़ के आपको सारी कहानी याद हो जाएगी रिवीजन करते समय। दूसरी चीज, सर ये तो हो गया पहली बार पढ़ते समय। अगली चीज है सर, हम टैक्स रिवाइज कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप सबने देखी होगी सीए कोर्स में कहां पर आती है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हो ना, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो, आप उस सब्जेक्ट की गहराई में जा रहे होते हो, टीचर भी पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा होता है, आप भी पूरी मेहनत करके पढ़ रहे होते हो, इफ बट क्यों क्या कैसे सब कुछ पूछ रहे होते हो। कुछ बच्चों को तो बहुत ज्यादा वो होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना बना के, सर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, पहली बार आप डिटेल में जाओ, जितनी डिटेल में जाओगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। मगर प्रॉब्लम आ जाती है रिवीजन के समय। क्यों? क्योंकि हमें, आप सबको पता है, छुट्टी तो एक ही दिन की मिलती है हर एग्जाम में। फाउंडेशन में जैसे एक एक दिन की छुट्टी मिली थी, इंटर में भी एक एक दिन की छुट्टी मिलेगी। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब इस एक दिन में रिवाइज कैसे करें। हाउ डू वी रिवाइज इन दिस वन डे बिफोर द एग्जाम। यहां पर सबसे बड़ी कला आती है, मार्क्स जहां पर दिक्कत आती है लेने में। बहुत सारे बच्चे हैं पहली बार तो डिटेल में पढ़ लिया, मगर रिवीजन कहां से स्टार्ट करें समझ में नहीं आता। अब रिवीजन कैसे करना, रिवीजन का जुगाड़ कैसे करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। आप सबको एक मैं फैक्ट बताऊं, हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी की सिंपल सी बात है, दैट हम डेटा कम याद रख पाते हैं, हम पिक्चर्स ज्यादा याद रख पाते हैं। आवर माइंड रिमेंबर्स पिक्चर्स बेटर देन वी रिमेंबर डेटा। मैं आपको आज की डेट में एक एग्जांपल लूं। आप सब ने बचपन में हिस्ट्री पढ़ी होगी, सब ने बचपन में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बचपन मतलब 7th 8th 5th 6th क्लास के अंदर। आज मैं आपसे पूछ लूं, तुम्हारी 6th क्लास की हिस्ट्री की किताब में तुमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से चैप्टर थे। आई एम श्योर 90% ऑफ यू विल नॉट इवन रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड इन 6th क्लास हिस्ट्री की किताब। क्या पढ़ा वो भी याद नहीं होगा, चैप्टर भी याद नहीं होगा। बट मैं आपको बोलूं, आज तुमसे पूछूं कि तुम्हारे स्कूल टाइम के अंदर हिस्ट्री की टीचर दिखती कैसी थी, तुम्हें शायद याद हो। तुम्हारे हिस्ट्री वाले सर दिखते कैसे थे, वो तुम्हें याद हो। तुम्हारे दिमाग में एकदम पिक्चर सी क्रिएट होने लग जाएगी, एग्जैक्ट शक्ल ना भी याद है, एक पिक्चर क्रिएट होने लग जाएगी। कारण पता है क्या है, तुम्हारा माइंड पिक्चर्स ज्यादा याद रखता है रादर देन डेटा। डेटा याद रख ही नहीं पाता, फोन नंबर याद नहीं होते हमसे लोगों के, हाँ मगर लोगों की शक्लें याद हो जाती है। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो, ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, रिवीजन करते समय आपको कोशिश करनी है, किसी भी चैप्टर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उस चैप्टर को समराइज करके एक पिक्चर फॉर्म यानी फ्लो चार्ट फॉर्म में याद रखना है। अगर आप सारी चीज को एक फ्लो चार्ट के रूप में याद कर पाए, बिलीव मी वो लंबे समय तक याद रहेगा और उसको रिवाइज करना भी बहुत आसान होगा। ये चीज मैंने आपको फाउंडेशन लेवल पे भी बताई थी। जो आप में से कोई भी पर्सन अगर मुझे फाउंडेशन लेवल से फॉलो करता आ रहा है यूट्यूब के थ्रू या क्लासेस के थ्रू, ये चीज मैं फाउंडेशन लेवल से भी बताता था कि जो भी आप पढ़ते हो उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में समराइज करके रखते रहो। ये फ्लो चार्ट एग्जाम के समय बहुत काम आएंगे। एग्जाम के समय ये फ्लो चार्ट ही आपको वो सारा डेटा एक दिन में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। अब फाउंडेशन लेवल पे आई डोंट नो कितने बच्चों ने फ्लो चार्ट बनाए, कितनों ने नहीं बनाए, कहां से पढ़ा आई डोंट नो, आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। मगर मैं आपको बता दूं, मेरे सब्जेक्ट के अंदर अपार्ट फ्रॉम योर मेन बुक, अपार्ट फ्रॉम योर मेन बुक, अभी आपको बताऊंगा कितनी बुक्स मिलेंगी, मैं आपको जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स का दोनों के फ्लो चार्ट बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा। हमारे कलरफुल फ्लो चार्ट्स हैं। सारा का सारा सिलेबस जो बुक का है, सारा का सारा सिलेबस जो सीए इंटर का है, वो मैंने जीएसटी का 65 फ्लो चार्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली,
इस बार एक आधा बढ़ गया तो बढ़ गया, वो 65 से 66 फ्लो चार्ट्स के बीच में मैंने कंपाइल कर रखा है। इनकम टैक्स में अप्रोक्सीमेटली 100 फ्लो चार्ट्स हैं जिनके अंदर पूरा सिलेबस, तो टोटल आपका 165 से 170 फ्लो चार्ट की एक बुकलेट है आपकी, अलग अलग बुकलेट बना रखी है, वो मिलेगी। इनका पेन ऑब्जेक्टिव पता क्या है? सारा कुछ जो हमने अपनी 280 घंटे मैंने आपको बताया मैं पढ़ा, वो सब यहां पर समराइज्ड फॉर्म में दे रखा है। दिस बुक्स विल इंश्योर दैट आप हर प्रोविजन को समझो, फिर उसे पिक्चर फॉर्म में याद कर लो, और एग्जाम में एक दिन पहले रिवाइज करते समय आपको अपनी मेन बुक उठानी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ फ्लो चार्ट को ही पढ़ोगे, सिर्फ फ्लो चार्ट के बेसिस पर एग्जाम में रिवाइज करोगे। सर इसका मतलब मेन बुक पढ़नी नहीं है? नहीं, मैं इतना समझदार हूं कि तुम ओवर टाइम शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हो, इसलिए ये फ्लो चार्ट की बुक मैं तुम्हें जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट की बुक दे दी ना। मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता है तुम लोग अपनी मेन बुक उठाओगे ही नहीं। मेन बुक में इलस्ट्रेशंस होंगी, क्वेश्चंस होंगी, हर चीज डिटेल में लिखी होगी, तुमने उठाना ही नहीं है, तुमने सीधा ही फ्लो चार्ट पढ़ने बैठ जाना है। एंड बिलीव में, सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ोगे, मेन बुक पढ़ोगे ही नहीं, फिर दिक्कत आ जाएगी। फ्लो चार्ट बुक का काम है आखिरी दिन रिवीजन में हेल्प करना, क्विक रिवीजन में हेल्प करना। इट हैज टू बी डन अलोंग विद द मेन बुक, और आखिरी दिन में इकलौती फ्लो चार्ट। अब मैं आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड करूंगा जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, जैसे कि अभी जीएसटी के फ्लो चार्ट नहीं मिलेंगे आपको, जीएसटी की बुक मिलेगी जब जीएसटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जीएसटी के फ्लो चार्ट मिलेंगे। सिमिलरली जब तक इनकम टैक्स चल रहा है तब तक मैं इनकम टैक्स के फ्लो चार्ट नहीं दूंगा तुम्हें, जब इनकम टैक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हें इनकम टैक्स के फ्लो चार्ट मिलेंगे, ताकि जब सेकंड रिवीजन करोगे उस समय फ्लो चार्ट देखो, फर्स्ट रिवीजन के समय फ्लो चार्ट नहीं उठाने। नहीं तो सिर्फ तुम यही पढ़ोगे, मेन बुक नहीं पढ़ोगे। मेन बुक बड़े ढंग से कंपाइल की गई है, उसके अंदर सारी इलस्ट्रेशंस, आईसीआई के क्वेश्चन सब डाले गए हैं, तो पहली बार तो हमें मेन बुक पढ़नी है। ये मैंने आपको बता दिया रिवीजन का जुगाड़ कैसे करना है। एक तो फ्लो चार्ट्स हमारे रिवीजन में हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, दूसरी चीज रिवीजन में हमें हेल्प करने वाली है रिवीजन लेक्चर्स। आप सब जो फाउंडेशन लेवल से मुझे जानते हैं, देयर आर चांसेस अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली तो आपने शायद हमारे चैनल पे हमारे रिवीजन मैराथन लेक्चर्स देखे हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मेरे मैराथन लेक्चर की वजह से ही जानते होते हैं, मेरे या किसी और फैकल्टी के आपने जो हमारे यहाँ पर हैं मैथ्स वगैरह के देखे होंगे। इनफैक्ट आप में से सच्ची सच्ची का बताऊं तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैराथन लेक्चर के सहारे ही एग्जाम में गए थे कि आखिरी दिन क्या रिवाइज करना, मैराथन देख के चले जाते हैं। तो जैसे आपको फाउंडेशन के मैराथन रिवीजन लेक्चर मिले थे, इंटर के भी टैक्स के मैं सारे कंप्लीट सिलेबस का मैराथन रिवीजन लेक्चर अपडेटेड प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, जीएसटी तो ऑलरेडी अपडेटेड हमारा है ही है इस समय, मगर हर अटेम्प्ट के हिसाब से मैं फिर से अपडेटेड बनाकर देता हूं। अगर किसी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट नहीं आती तो पुराने वाले ही बता देता हूं, नहीं तो अगर अमेंडमेंट आती है तो आपको अपडेट देता हूं। ये मैराथन लेक्चर्स आपको यूज कैसे करने हैं? अगर आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो गया है और मैं चैप्टर 4 पे चला गया हूं, तो चैप्टर 1, 2, 3 को रिवाइज करने के लिए फिर से आप क्या करोगे? इसका मैराथन लेक्चर देखोगे, ताकि एक बार जल्दी से ये रिवाइज हो जाए। आपको फ्लो चार्ट्स और रिवीजन लेक्चर्स रिवीजन के लिए यूज करने हैं, मेन बुक आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। दिस इज हाउ वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बताया कि हमें कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए इंश्योर करेंगे कि रिवीजन हमारी ढंग से हो सके, प्रोविजन याद रख सकें। कॉन्सेप्चुअली इस बेसिस पर हम पढ़ेंगे कि हम इनिशियली जब पढ़ेंगे पूरी डिटेल में जाएंगे। विच ब्रिंग्स इट टू माय नेक्स्ट थिंग, सर आप हमें कौन कौन सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करोगे? विच इज द स्टडी मटेरियल दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू? कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी? जीएसटी के अंदर आपको एक मेन बुक मिलेगी, देयर विल बी वन मेन बुक। इनकम टैक्स के अंदर आपको 2 बुक्स मिलेंगी, जीएसटी में 1 बुक, इनकम टैक्स में 2 बुक्स। फिर इसके बाद फ्लो चार्ट बुक मिलेगी, एक फ्लो चार्ट बुक जीएसटी की मिलेगी, एक फ्लो चार्ट बुक इनकम टैक्स की मिलेगी। जो मैंने आपको बता दी वो मैं बैच के बाद दूंगा, जीएसटी के बैच के बाद जीएसटी की फ्लो चार्ट बुक, इनकम टैक्स के बाद बैच के बाद इनकम टैक्स की फ्लो चार्ट बुक मिलेगी। फिर इसके अलावा सर हम क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, एक आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर हमने हर जगह सुना है कि हमें ना आईसीआई के स्टडी मेट से पढ़ना चाहिए, तो हम आईसीआई के स्टडी मेट से पढ़ें या जो आप बुक्स प्रोवाइड कर रहे हो वहां से पढ़ें? देखो जी, हमारी जो मॉड्यूल बनाए गए हैं वो प्योरली एंड प्योरली आईसीआई स्टडी मटेरियल के बेसिस पे बनाए गए हैं।
एक एक चीज जो आईसीआई स्टडी मटेरियल में, एक एक कॉन्सेप्ट जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर है, वो हर बैच से पहले मैं क्रॉस टेली करता हूं और अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो अगर आप हमारी इन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, यू कैन बी एश्योर्ड दैट आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल की एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है इसके अंदर। अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल ना भी खोलो चलेगा, फिर भी आई विल ऑलवेज एनकरेज, अगर मैंने कोई चैप्टर अपनी बुक से कराया है, हमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है, एक बार जल्दी से आईसीआई के स्टडी मैट को आपने रन थ्रू करके देखना है, जस्ट टू बी श्योर दैट आईसीआई स्टडी मटेरियल में एक एक चीज मैंने कवर कर ली है। अगर बाय चांस मैंने कोई चीज कवर नहीं करी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ये चीज आईसीआई स्टडी मैट में दे रखी है, आपने क्यों नहीं कवर कर रखी? उसका कोई कारण होगा, इसलिए कवर नहीं कर रखी। अदरवाइज आईसीआई स्टडी मटेरियल, हर एडिशन ऑफ द आईसीआई स्टडी मटेरियल मैं पूरा डिटेल में देखता हूं, वो उसे अपनी बुक में भी इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो बड़ा डिटेल में हमारे स्टडी मटेरियल बने हुए हैं, ठीक है जी। साथ साथ सर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करेंगे? हमें यह भी सुना है सीए के अंदर कि हमें आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर करके जाने चाहिए, हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर अप करके जाने चाहिए, हमें आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर करना चाहिए, हमें आईसीआई के एमटीपी करने चाहिए। तो सर ये सारी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? तो ये सारे क्वेश्चंस का ना मैंने क्या बना रखा है, क्वेश्चन बैंक बना रखा है। जीएसटी के अंदर आपको एक मेन बुक मिलेगी, इस मेन बुक में मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा एक अलग क्वेश्चन बैंक मैंने जीएसटी का बना रखा है, जिसके अंदर आईसीआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन, सारे आरटीपी क्वेश्चन और कुछ एक एमटीपी क्वेश्चन डाल रखे हैं। कुछ एक एमटीपी इसलिए बोल रहा हूं, कुछ एमटीपी क्वेश्चन मैं टेस्ट के अंदर डालता हूं, अभी बताऊंगा टेस्ट कैसे लेंगे। तो एमटीपी सारे कवर नहीं करे क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो टेस्ट के क्वेश्चन कहां से लाता, वो बाकी एमटीपी के क्वेश्चन मैं टेस्ट के थ्रू आपसे पूछ लूंगा। तो यू कैन बी एश्योर्ड आपके ये सारे क्वेश्चन जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में मैं गारंटी दे सकता हूं, आज तक आईसीआई के द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चन आपको हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेगा। एंड दिस क्वेश्चन बैंक विल बी फुली सॉल्व्ड, पूरी तरह से सॉल्व होगा। हम पूरा क्वेश्चन बैंक अपनी क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी सारे आपके होमवर्क होंगे, आप उन्हें खुद करोगे, साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसके अंदर डाउट्स जो होंगे क्वेश्चन बैंक में वो आप मुझसे कैसे लोगे। मगर मैंने अभी आपको बुक्स में बता दिया, जीएसटी की एक मेन बुक होएगी, एक फ्लो चार्ट बुक होएगी, एक क्वेश्चन बैंक होगा। अभी आपको मेन बुक और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, फ्लो चार्ट आपको जीएसटी का बैच खत्म होने के बाद मिलेगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है जी। फिर इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स में भी क्वेश्चन बैंक होगा। इनकम टैक्स में हर चैप्टर में मैंने काफी सारे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डाल रखे हैं, मगर मैंने इसका सेपरेट क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया। जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, सॉरी इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक इनकम टैक्स की मेन बुक में इंक्लूडेड है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक इनकम टैक्स की मेन मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट मिलेगा हर चैप्टर के साथ। दैट इज वाई इनकम टैक्स का मॉड्यूल आपको मोटा भी दिखेगा और इनकम टैक्स के एक नहीं दो मॉड्यूल दिखेंगे। पहली बार बुक्स देखोगे आपको लगेगा अरे इनकम टैक्स की इतनी मोटी बुक, रीजन बीइंग पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अगेन फुली सॉल्व्ड, हर क्वेश्चन के साथ उसका विद प्रेजेंटेशन आंसर मैंने बुक में इनकॉर्पोरेट कर रखा है, इसलिए इनकम टैक्स का अलग से कोई क्वेश्चन बैंक नहीं दूंगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द मॉड्यूल इटसेल्फ। इनकम टैक्स में जानबूझ के कुछ क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व्ड भी रख रखे हैं ताकि क्लास में भी हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, हाथ से भी हमें करने की आदत हो, और बाकी क्वेश्चन मैंने फुली सॉल्व डाल रखे हैं। तो दिस विल बी दी बुक्स जो आपको मिलेंगी, एक जीएसटी की बुक, एक जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, एक जीएसटी का फ्लो चार्ट, दो इनकम टैक्स की बुक्स जिनमें क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड होगा, एक इनकम टैक्स का फ्लो चार्ट। सर क्या इनकम टैक्स की बुक के अंदर सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे? द आंसर इज नो, इनकम टैक्स में पॉसिबल ही नहीं है सारे कवर करने, इसलिए जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा लास्ट में एक ऑप्शनल बुकलेट दूंगा मैं आपको। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि वही बच्चा करेगा इसको जो प्रैक्टिस करना चाहता है, वैसे तो हमारी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, फिर भी कोई बच्चा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी वगैरह के क्वेश्चंस दे रखे होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे होंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर आप इनकम टैक्स में ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर होंगे जो हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको एक अलग से सॉफ्ट कॉपी के अंदर मैं बुकलेट दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करने हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन, एज पर द अपडेटेड प्रोविजंस उनका सॉल्यूशन दे रखा होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज आर दी ऑल दी बुक्स दैट आई विल बी गिविंग यू।
क्लियर है? ये वाली चीज हमारी बुक्स कौन कौन सी होंगी। अब आते हैं अगली चीज पर, सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे, सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक डाउट आया, पहले डाउट ले लूं मैं, ब्रेक दे रहा हूं बस, आखिरी चीज डिस्कस करने का ब्रेक दे दूंगा। CA inter consists of two groups, both groups has total of 8 subject, but being true I don't have any idea about any of the subject, don't even know the name of subject, please tell me about it। किसी भी बच्चे को CA इंटर के सिलेबस के बारे में डाउट है, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में डाउट है, इस बारे में डाउट है कि बोथ ग्रुप देने चाहिए, सिंगल ग्रुप देने चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इन सब के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो YouTube पे बना रखी है। और आपकी सहूलियत के लिए जिस ऐप में आपको डाला गया है, आई थिंक आप, मुझे पता नहीं आप में से काफी बच्चों ने चेक किया है नहीं, उस ऐप में एक वीडियो सेक्शन मिलेगा आपको। उस वीडियो सेक्शन में कल रात को ही मैंने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर, जो ऑलरेडी YouTube पे पड़ी है वो ऐप में भी अपलोड कर दी है। तो आपको कोई भी डाउट अगर सिलेबस से रिलेटेड है, पासिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड है, एक ग्रुप और दो ग्रुप देने के फायदे नुकसान क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी अपडेटेड नवंबर 22 के लिए अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो सारी वीडियोस मैंने वीडियो सेक्शन में डाल दी हैं, काइंडली रेफर टू दैट। मैंने जान के उनके ऊपर वीडियो पहले डाल दी थी ताकि मुझे क्लास में वो डाउट्स ना लेने पड़े कि सर हमारा सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स के नाम क्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऋतिक, आप इकलौते नहीं हो जिनको सब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता थे, ये जो बाकी सारे बैठे हैं इनको भी 2 दिन पहले पता लगे हैं। हर कोई पहली बार सीए करने, एंटर करने आया है, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो ऋतिक। 4 वीडियो डाली हैं, चारों रेफर कर लो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज, उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सर हमारे टेस्ट कैसे होंगे। आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझे फॉलो कर रहा है पिछले 6 महीने साल से, तो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर 5वीं 6ठी वीडियो के अंदर एक चीज बोलता हूं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को एडवोकेट करता हूं कि जब आप पढ़ रहे हो उसी समय क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करते के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट तो लास्ट में देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। भाई वो ख्याली पुलाव हैं, आधे लोगों के वो ख्याली पुलाव कभी पूरे नहीं हुए, और आखिरी में टेस्ट देना एक अलग चीज है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट इज द ऑब्जेक्टिव। आपका कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए जरूरी है चैप्टर वाइज टेस्ट साथ साथ। अब चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। इनकम टैक्स के अंदर तो मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स में मैं हर हफ्ते, हर वीक ऑन एन एवरेज 3 से 4 टेस्ट लेता हूं। सर 3-4 टेस्ट हर वीक? यस। अगर इनकम टैक्स में मैंने आपके साथ चैप्टर 1 कर लिया, 2 कर लिया, तो मैं 3 चैप्टर पे पहुंच गया हूं, तो चैप्टर 1 और 2 के टेस्ट होंगे, हो चलेंगे आपके साथ साथ। इंप्लाइड है, अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली किसी भी दिन में टेस्ट लेता चला जाऊंगा टू मेक श्योर आप चैप्टर 1 और 2 भूलो ना। जब आप चैप्टर 4 पे जाओगे तो 1, 2 और 3 के मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन डालता रहूंगा। तो ये टेस्ट आपके रोज क्लास के बाद होंगे। छोटे से टेस्ट बनाता हूं मैं, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इंप्लाइड टेस्ट, आपका किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है। डेली इसलिए नहीं बोल रहा, डेली पॉसिबल नहीं होता। मैंने सोचा तो ये था मैं डेली टेस्ट लूंगा, बट मैं आपको बताऊं पिछले बैच में क्या परफॉर्मेंस रही है मेरी टेस्ट लेने की। बच्चों का मुझे नहीं पता, टेस्ट दिए हैं उन्होंने ईमानदारी से, यानी क्योंकि तुम्हारे घर पे तो आके मैं चेक नहीं कर सकता वर्चुअली, मगर मैंने अराउंड 24 टेस्ट लिए अपने दिसंबर 2021 बैच में, और अभी मई 22 बैच मेरा चल रहा है, उसमें इनकम टैक्स में अप्रोक्सीमेटली 20 टेस्ट मैं ले चुका हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने काफी टेस्ट लिए नहीं, तो मान के चलो 20 से 24 टेस्ट तो पिछले बैच के बेसिस पर फॉर श्योर है मैं लूंगा। अगर आपके वाला बैच मेरा फेस टू फेस हुआ, क्योंकि ना वर्चुअली दिक्कत ये आ जाती है, मैं टेस्ट ले नहीं पाता ज्यादा, तो मैं 20-25 पे रुक जाता हूं। फेस टू फेस बैच आपका हुआ तो मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं इनकम टैक्स के आपके 30 से 35 टेस्ट होंगे। एंड डरने वाली बात नहीं है, ये टेस्ट ऐसे नहीं होंगे 20-20 मार्क्स के टेस्ट होंगे, घंटा घंटा लगे रहोगे। शॉर्ट टेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट, 15 मिनट का टेस्ट, अपनी आंखों के सामने टेस्ट देते हुए देखना चाहता हूं मैं। और जो वर्चुअली बच्चे कनेक्टेड हैं उनको क्लास के इमीडिएटली बाद दिया जाएगा, बस उनको मैं आंखों के सामने देख नहीं पाऊंगा, उनको अपनी ईमानदारी से टेस्ट देना होगा। आपको टेस्ट दिया जाएगा और आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। सारे टेस्ट ऑब्वियस सी बात है मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं डेली टेस्ट लूंगा तो आपको टेस्ट और उसके साथ सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आपको खुद अपने आप को इवेल्युएट करना है, और कहीं पर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में मैं उस टेस्ट को डिस्कस कर लूंगा। तो पहले तो हमारे डेली टेस्ट चलेंगे, डेली तो नहीं बोल सकता, हर वीक के अंदर 2 या 3 टेस्ट चलेंगे इनकम टैक्स में। जीएसटी में ना ये जो कॉन्सेप्ट है डेली टेस्ट लेने का, ये चला नहीं पाता मैं। क्यों? जीएसटी पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है, मैं चैप्टर वाइज नहीं चलता जीएसटी में।
जीएसटी में बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग करता हूं। अभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको पता लगेगा, चैप्टर 2 पढ़ाते पढ़ाते मैं चैप्टर 5 में चला जाऊंगा, फिर वापस चैप्टर 2 में आ जाऊंगा, फिर बीच में चैप्टर 3 में चला जाऊंगा, फिर चैप्टर 7 में चला जाऊंगा। तो जीएसटी में मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता, इस वजह से जीएसटी में मैं डेली टेस्ट ले नहीं सकता क्योंकि मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा। मगर जीएसटी में भी ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता है कि इस लेक्चर तक मेरे 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मेरे पहले 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर डेली टेस्ट या वीकली वीक में 2-2 3-3 टेस्ट सीक्वेंस में जो मैंने इंप्लाइड टेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, जीएसटी में वो नहीं करूंगा। जीएसटी में मैं 2-2 3-3 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर रखा है अपने सिलेबस को, जिस तरह से जिस स्टाइल में मैं पढ़ाता हूं। जैसे जैसे मेरे वो टारगेट अचीव होते रहेंगे कि मेरे पहले 3 चैप्टर में एक साथ पढ़ाता हूं, फिर चैप्टर 4 5 6 एक साथ पढ़ाता हूं मैं, तीनों एक साथ लिंकिंग करके, जैसे जैसे सेट होते जाएंगे उसके बाद मैं टेस्ट लेता चला जाऊंगा। तो जीएसटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके ऑन एन एवरेज आज 8 से 10 टेस्ट कंडक्ट होंगे जीएसटी के अंदर, और लगभग मेरा टारगेट है 30 से 35 टेस्ट होंगे इनकम टैक्स में, अगर हम प्रॉपर वे में अपना बैच कंडक्ट कर पाए। नहीं तो बेस्ड ऑन पास्ट बैच एक्सपीरियंस, रियल फिगर्स बता रहा हूं मैं, इसलिए जान के रियल फिगर बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपका कोई दोस्त भाई बंधु हो पिछले बैच में, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पिछले बैचेस में मैं इतना टेस्ट लिए थे, आपके बैच में मेरा टारगेट है मैं इतने टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट में निश्चिंत रहिए, टेस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जब आपका जीएसटी पूरा हो जाएगा, फिर फुल सिलेबस जीएसटी टेस्ट और फुल सिलेबस इनकम टेस्ट वो लास्ट में होंगे। वो टेस्ट आपसे लेकर आपको चेक करके भी दिए जाएंगे, वो लास्ट की बात हो गई जब पूरे पूरे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जहां पर टाइम मैनेजमेंट वगैरह हम चेक करेंगे। वो लास्ट में तो होंगे ही होंगे, वो तो आपने देख लिया होगा, हमारे फाउंडेशन के भी हम कंडक्ट कराते हैं, तो वैसे ही इंटर के भी कंडक्ट होंगे। मगर ये चीज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने साथ साथ टेस्ट देने हैं ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपके घर आकर चेक नहीं कर पाऊंगा वर्चुअली में। फेस टू फेस जब शुरू हो जाएंगी, फेस टू फेस तो मैं सामने ले लूंगा, मगर जो बच्चे मुझसे वर्चुअली कनेक्टेड हैं, आज आपने मुझे एक वादा करना है कि जो भी टेस्ट मैं आपको कहूंगा, जो भी रिवीजन करने को कहूंगा, जो भी होमवर्क करने को करूंगा, वो आप ईमानदारी से करोगे। बस मुझे आपसे ये चीज चाहिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। ठीक है जी, टेस्ट मैंने डिस्कस कर लिया। और कोई डाउट? यूजुअली मैं पॉइंटर्स लिख के आया था, मैंने ये बता दिया। हाँ, आखिरी चीज है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स बस आखिरी चीज अमेंडमेंट्स के बारे में बता दूं, फिर ब्रेक दे दूंगा भाई, पक्का ब्रेक दे दूंगा। ऐसे मेरे को निगाहों से मत देखो कि ब्रेक नहीं दे रहा, पहले दिन ही क्लास में हमारी रेल लगा दी इसने। अमेंडमेंट्स आखिरी डिस्कस कर लेता हूं। आप सबने सुना होगा टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं, बिल्कुल सही सुना है। बट सर अमेंडमेंट्स कहां तक आती हैं? टैक्स तो रोज चेंज होता रहता है। आप और जब मैं बैठे हैं 1 जनवरी 2022 से भी बहुत सारी अमेंडमेंट आई हैं, तो क्या हमें आखिरी दिन तक, जब तक हमारा अटेम्प्ट है, वहां तक की अमेंडमेंट्स कवर अप करनी होती हैं? द आंसर इज नो। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या? कोई बच्चा बोल रहा है अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है, पहले अमेंडमेंट्स का मतलब बता दूं। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी सेक्शन में कोई चीज लिखी है, टैक्स में उस सेक्शन को बदल दिया जाता है। अगर किसी सेक्शन के अंदर कोई लिमिट 10,000 है, 10,000 की जगह 15,000 कर दी जाएगी। किसी सेक्शन के अंदर 30 डेज की लिमिट है, उसको 60 दिन कर दिया जाएगा। टैक्स में प्रोविजंस बदलते रहते हैं, साथ साथ कई बार कुछ नए सेक्शन आते रहते हैं, कोई नया सेक्शन, कोई नया रूल आता रहता है, कई बार कोई सेक्शन डिलीट कर दिया जाता है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, टैक्सेशन ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। या तो पूरा पुराना प्रोविजन बदल दिया जाता है, थोड़ा सा बदल दिया जाता है या ज्यादा बदल दिया जाता है, कोई नया सेक्शन डाल दिया जाता है या डिलीट। इसे हम प्यार से बोलते हैं अमेंडमेंट्स। और ये अमेंडमेंट्स हर हफ्ते हो सकती है, हर दिन हो सकती है, जैसे जैसे सरकार को लगता है सरकार अमेंडमेंट करती रहती है। अब सर हमारी अमेंडमेंट्स कब तक की एग्जाम में एप्लीकेबल होती हैं? संजीव आ रहा हूं एक बार आपके डाउट के ऊपर, मुझे बोलने दो थोड़ा सा। आईसीआई कहता है जो भी बच्चे मई के अंदर अपीयर होंगे, किसी भी साल का मई अटेम्प्ट, आपको पता है मई और नवंबर में पेपर होते हैं, पोस्टपोन होके वो इस बार दिसंबर में हो गए, वो अलग बात है, बट आइडियली मई और नवंबर, मई अटेम्प्ट के अंदर उससे पहले वाले 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स आती हैं। यानी मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो बच्चे मई 2022 के अंदर अपीयर होने वाले हैं, वो 31 अक्टूबर 2021 तक जो लॉ है वहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। सिमिलरली जो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट के अंदर बैठते हैं, मैं 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं नवंबर 22 का, जो बच्चे नवंबर 22 में बैठेंगे उसके लिए कट ऑफ डेट होती है उससे इमीडिएटली पहले वाली 30 अप्रैल, यानी इन आर केस 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट्स। सिमिलरली अगर कोई मई 2023 अटेम्प्ट के अंदर बैठेगा तो उसको कहां तक की अमेंडमेंट्स करनी है?
31 अक्टूबर उससे पहले वाला यानी 2022 तक की अमेंडमेंट। ये कट ऑफ डेट है जहां तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो हमें कवर अप करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप में से मेजॉरिटी बच्चे नवंबर अटेम्प्ट के लिए बैठे हैं, उन्हें 30 अप्रैल के बाद वाली अमेंडमेंट्स कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ रखोगे तभी तो सिलेबस डिफाइन होगा। अब जैसे ही मैंने आपको ये चीज बताया, आप बोलोगे सर अभी तो हम जनवरी 2022 में बैठे हैं, सर हमारी अमेंडमेंट्स तो 30 अप्रैल तक आने वाली हैं, तो हम तो इसका मतलब पुराना लॉ पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारा लॉ बदल जाएगा। 99.9% सिलेबस रहता है, 0.1% सिलेबस हल्का सा चेंज होता है, वो भी किसी सेक्शन के अंदर चेंज आएंगे तो दैट डज नॉट मीन कि अगर टैक्स 30 अप्रैल तक की कट ऑफ डेट है तो आप 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट करोगे। ऐसे करोगे तो कभी टैक्स पढ़ ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो हम बेशक हमारी कट ऑफ डेट 30 अप्रैल तक है, हम आज से पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स के अंदर बेशक हमें कट ऑफ डेट 30 अप्रैल रखनी है, मगर इनकम टैक्स में जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो फुल्ली अपडेटेड होएगी। इनकम टैक्स में और कोई अमेंडमेंट आने के चांसेस नहीं है। सर क्यों? इनकम टैक्स में ना अमेंडमेंट आती है बजट के थ्रू, टू बी प्रिसाइज फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आगे, आपको समझ में आएगा व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आती हैं। आप अगर मई 22 अटेम्प्ट दे रहे हो या आप नवंबर 22 अटेम्प्ट दे रहे हो, दोनों ही अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 2021, सिंपल भाषा में बोलूं 2021 में जो बजट आया था ना 1 फरवरी 2021 को, वो वाला बजट अप्लाई होगा। जो बजट अभी फेब में आएगा, 1 फरवरी 2022 को आएगा, वो मई 22 अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नवंबर 22 अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मई 23 अटेम्प्ट के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई बच्चा इस समय मुझे सुन रहा है और वो मई 23 की प्लानिंग कर रहा है, उसको जो अभी बजट आएगा उसकी अमेंडमेंट्स कवर अप करनी पड़ेंगी। अदरवाइज बाकी बच्चे जो मई 22 और नवंबर 22 वाले बैठे हैं, मई 22 मुझे नहीं लगता कोई इस बैच में बैठा होगा, फिर भी जीएसटी के लिए कुछ बच्चे मई 22 वाले आई थिंक इस बैच के अंदर आए थे, जिन बच्चों को लाइव लेनी थी। तो जो बच्चे मई 22 और नवंबर 22 वाले हैं, इनकम टैक्स में जो बुक मिलेगी वो आपको फाइनेंस एक्ट 2021 से अपडेटेड मिलेगी, यानी देयर विल बी एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट। बात करें जीएसटी की, जीएसटी अभी मैं आपको समझाऊंगा। जीएसटी ना एक्ट से नहीं चलता, रूल्स और नोटिफिकेशन से ज्यादा चलता है। और रूल्स और नोटिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे, वो डेली बेसिस पे बदल सकती हैं। तो जीएसटी के अंदर देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट छोटी मोटी 2-4 कोई नोटिफिकेशन आ जाए 30 अप्रैल तक। जो बच्चे मई 22 वाले हैं दे कैन बी एश्योर्ड, उनको जो बुक मिलेगी वो तो फुल्ली अपडेटेड होगी, 30 अक्टूबर तक की सारी अमेंडमेंट्स कवर होंगी। जो बच्चे नवंबर 22 वाले हैं, मेरी बात सुनो, उनको मैं बुक दूंगा 1 जनवरी 2022 तक अपडेटेड। यानी आज हम 5 जनवरी को बैठे हैं, आपको जो बुक मिलेगी उसमें 1 जनवरी तक की सारी अमेंडमेंट्स कवर होंगी। अभी 4 दिन पहले जो अमेंडमेंट्स हुई है ना, आप सबने शायद न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी हो, जोमेटो स्विगी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर तुम कार्टून नेटवर्क देखते हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर अगर तुमने कोई इधर उधर से न्यूज सुनी है, 1 जनवरी को बहुत सारी जीएसटी की अमेंडमेंट्स आई हैं, वो भी मैं तुम्हारी बुक में इनकॉर्पोरेट करके दूंगा आपको। तो चिंता की बात नहीं है, आज तक का अपडेटेड लॉ पढ़ाऊंगा आपको। हां, एक चीज याद रखना, पहली बता रहा हूं, 1 जनवरी से 30 अप्रैल 4 महीने के बीच में अगर कुछ अमेंडमेंट्स आई जो कि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो हमारे सिलेबस को इंपैक्ट कर सकती हैं। सो हल्की सी पॉसिबिलिटी है दैट जीएसटी के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें से शायद थोड़ा सा चेंज आ जाए, बट लेट मी टेल यू, वो 0.1% चेंज होगा। उसके लिए मैं लास्ट में आपको एक अमेंडमेंट वीडियो दे दूंगा 2-3 घंटे के अंदर। उस 2-3 घंटे की अमेंडमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको वो सारी अमेंडमेंट्स कवर अप करा दूंगा। वैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर भी मैंने 1 जनवरी 2021 तक की अमेंडमेंट कराई थी दिसंबर 2021 वाले बच्चों को, और बिलीव मी सिर्फ 2 छोटी छोटी अमेंडमेंट थी जो 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में आई थी। अदरवाइज सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो 1 जनवरी तक आ जाती हैं। सर बीच में बजट आएगा, बजट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बजट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट इन एनी वे। बजट 2022 जो आएगा वो ना तो इनकम टैक्स के सिलेबस में इंपैक्ट डालेगा, ना ही जीएसटी। नवंबर 22 के लिए यू कैन बी एश्योर्ड इनकम टैक्स की बुक 100% अपडेटेड मिलेगी, जबकि आपकी जो ये वाली बुक होगी जीएसटी इस ये 99.9% अपडेटेड मिलेगी आपको। मगर कुछ 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच वाली जो अमेंडमेंट्स हैं, साथ साथ ही मैं आपको सिलेबस के दौरान पढ़ाता चला जाऊंगा, अगर अभी इन दिनों आएगी तो, नहीं तो आपकी लास्ट में एक अमेंडमेंट लेक्चर होगा। ये मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट्स के बारे में।
और जो मई 22 वाले बच्चे हैं जो जीएसटी के लिए बैठे हैं इस बैच के अंदर, उनको मैं तसल्ली दे दूं, आपकी तो 31 अक्टूबर की सारी अमेंडमेंट्स हैं। अगर कोई नवंबर और दिसंबर वाली अमेंडमेंट हुई है जो मैंने अपनी बुक में डाली है, यानी अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट है मेरी बुक में जो मई 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर 22 वालों के लिए एप्लीकेबल है, वो भी अलग से बता दूंगा। ऐसी 2-3 अमेंडमेंट्स मैंने बुक में डाली हैं जो मई 22 वालों के लिए नहीं है, नवंबर 22 वालों के लिए है, वो मैं अलग से बता दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा कि मई 22 वाले ये चीज मत पढ़ना, नवंबर 22 वाले पढ़ना। ठीक है जी, सब कुछ मैंने बता दिया। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब लेते हैं ब्रेक, बट ब्रेक से पहले 2 मिनट दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी बच्चे ब्रेक पे जा सकते हैं। ब्रेक के बाद मैं अपना सिलेबस शुरू करूंगा। पहले कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो बता दो, फिर इसके बाद ब्रेक करते हैं। सर ग्रुप 1 की स्टडी शुरू करें या ग्रुप 2 की स्टडी करें? प्रतीक, मैंने अभी आपको एक वीडियो बताया ना सिस्टमैटिक स्टडी, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है कि ग्रुप 1 करें या ग्रुप 2। आपकी ऐप में वीडियो सेक्शन के अंदर है। ब्रेक टाइम, ब्रेक हम वापस आएंगे 10:15 पे वापस आएंगे, 10:15 पे वापस आएंगे। 15 मिनट की ब्रेक है, 10:15 पे वापस आएंगे। टेस्ट सीरीज अलग से परचेज कर सकते हैं? नहीं, हम टेस्ट सीरीज अलग से नहीं देते, टेस्ट सीरीज मैं क्लास के अंदर ही लेता हूं, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं करवाता मैं। अभी फिलहाल नहीं करिए, मतलब आगे फ्यूचर में अगर करवाऊंगा तो आपको बता दिया जाएगा। सर ग्रुप 1 मई के अंदर दे सकते हैं? नहीं, कोई भी बच्चा दिसंबर 21 के अंदर अगर उसने फाउंडेशन के पेपर दिए हैं जिसका रिजल्ट फेब में आने वाला है, वो मई 22 में कुछ भी नहीं दे सकता, चाहे एक ग्रुप 2 या चाहे 2 ग्रुप 2। अर्लीस्ट अटेम्प्ट आपका नवंबर 22 होगा। सर सेल्फ स्टडी में नोट्स बनाने हैं, सारे नोट्स हर्ष में क्लास के दौरान, आपको वैसे तो बुक में दे रखे हैं सिंपल लैंग्वेज में, अदरवाइज मैं क्लास के अंदर काफी सारी और नोटिंग कराऊंगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अपने नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका स्टाइल ऑफ स्टडी ऐसा है कि आप अपने नोट्स स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हो, कुछ बच्चों को आदत होती है बचपन से अपने नोट्स बनाते हैं, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट, बट टाइम का ध्यान रखना कि नोट्स बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो आप क्या कहते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। So subject to your time management, you can make your own notes. Otherwise, from my side, everything will be given to you. Revision के लिए फ्लो चार्ट गिवन होंगे, क्लास के अंदर नोटिंग करा रखी होगी आपको। हाँ जी, जल्दी से बताओ कोई और डाउट हो, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं अपना सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। फिर ब्रेक के बाद मैं सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। ये छोटे मोटे जितने भी डाउट हैं फिर मैं ब्रेक के बाद नहीं लूंगा। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। नो डाउट। चलिए 10:15 पे आते हैं, 15 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं। ब्रेक के बाद आ जाना प्लीज सब्जेक्ट। अरे भाई जीएसटी शुरू कर रहा हूं, हेडिंग में पढ़ो। ब्रेक के बाद जीएसटी फॉर्मली शुरू करूंगा अपना। जो इधर उधर की बातें करनी थी वो सब मैंने कर ली, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ये तुम लेट आए हो या मेरी बातें नहीं सुन रहे? मैंने इतनी डिटेल में बताया कि जीएसटी शुरू कर रहा हूं, क्यों शुरू कर रहा हूं, इनकम टैक्स क्यों नहीं कर रहा। चलिए मिलते हैं 10:15 पे, 15 मिनट की ब्रेक लीजिए। सी यू आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक।